Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today I'm starting the discussion of the question paper of CUET PG Economics 2024. ये पेपर हुआ था 12th of March 2024 को, शिफ्ट 2 का पेपर है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें 75 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आज कहाँ तक जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन आईडी है क्वेश्चन की, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सब बातें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। अ ट्रेड ऑफ इज, क्या होता है ट्रेड ऑफ? गिव एंड टेक, लेन देन। ठीक है, आप कुछ चीज चाहते हैं, बदले में कुछ देना पड़ेगा, इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ट्रेड ऑफ इज अ ट्रांजैक्शन एट अ प्राइस ईदर अबव और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। नहीं जी, ये ट्रेड ऑफ नहीं होता। रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। देखो, पीपीएफ के बाहर के जो पॉइंट्स होते हैं वो नॉन फीजिबल पॉइंट्स होते हैं, वहां तक आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो वो भी ट्रेड ऑफ नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इनसाइड पीपीएफ, जो पीपीएफ के अंदर के पॉइंट्स होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, तो वो भी ट्रेड ऑफ नहीं है। अ कंस्ट्रेंट दैट रिक्वायर्स गिविंग अप वन थिंग टू गेट अनदर, यही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, फोर्थ पॉइंट। गिव एंड टेक, कुछ अगर आप चाहते हैं बदले में कुछ देना पड़ेगा, गिव एंड टेक। तो ऐसा कंस्ट्रेंट जहां पे आप अगर एक गुड लेंगे बदले में दूसरा देना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? अगर आप एक गुड की डिमांड बढ़ाते हैं, एक गुड का अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मान लीजिए x को बढ़ा रहे हैं, अगर x को बढ़ाएंगे तो y अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना, वरना आपके पास पैसे कम पड़ेंगे फिर। तो ये ट्रेड ऑफ है, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा जो कोड है 8782701777. मैं कोड पे नहीं जाऊंगा, मैं बस यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मार्क कर दूंगा, कोड आप नीचे बाद में मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हिंदी मीडियम में। इसके बाद आगे चलते हैं। इफ ए प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू AXA ये कौन सा फंक्शन है जी? इसको बोलते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, द फंक्शन इज सेट टू डिस्प्ले। देखिए, हम ऐसे लिखते हैं f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a x पावर a y पावर b। f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y होगा a टाइम्स लैम्डा x होल पावर a इंटू लैम्डा y होल पावर b। मैं बस डेरिवेशन कर रहा हूँ, मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ मगर करके दिखा रहा हूँ। इसको हम कह देते हैं, क्या ये होगा? लैम्डा पावर a प्लस बी टाइम्स a इंटू एक्स पावर a इंटू वाई पावर b, मीन्स लैम्डा टाइम्स a प्लस लैम्डा पावर a प्लस बी टाइम्स f ऑफ एक्स वाई। अब ये क्या है? यहाँ पर ये जो लैम्डा की पावर है, ये इसको हम कह सकते हैं हमारे प्रोडक्शन फंक्शन का क्या है? स्केल। इसको होमोजेनियस फंक्शन डिग्री बोलते हैं आप लोग। तो अगर ये a प्लस बी जो डिग्री है अगर 1 है तो फंक्शन एग्जिबिट करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये मोर देन 1 है तो एग्जिबिट करता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये लेस देन 1 है तो एग्जिबिट करता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, रिटर्न स्केल आप जानते हैं कि अगर मोर देन है, इसका मतलब अगर हमने इनपुट्स को डबल किया है तो आउटपुट मोर देन डबल हो जाएगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है इनपुट्स को अगर आपने डबल किया तो आउटपुट भी जस्ट डबल होगा। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है अगर आपने सभी इनपुट्स को डबल किया तो आउटपुट लेस देन डबल होगा। यहां पर क्योंकि ये जो a प्लस बी है ये मोर देन 1 आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है 2, तो यानी आपको यहां क्या मिल रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन इज एग्जिबिटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे सामने। ये क्वेश्चन आईडी है। 3 में कह रहा है कि अज्यूम फर्म आई एंड फर्म जे, थोड़ा छोटा बड़ा कर लें, फर्म आई एंड फर्म जे हैव मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू C फॉर एन आइडेंटिकल गुड इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, 2 फर्म्स हैं, ओलिगोपोली है मार्केट में, डुओपोली कह सकते हैं, बेसिकली 2 ही फर्म्स है। दे कम्पीट टू सेट प्राइसेस। आपने पढ़ा है क्लास में मेरे साथ, जब फर्म्स
डुओपोली या ओलिगोपोली मार्केट में प्राइसेस सेट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या हम, बर्ट्रेंड मॉडल। याद है बर्ट्रेंड मॉडल। जब क्वांटिटी सेट करते हैं इसको बोलते हैं क्या, कुर्नॉट मॉडल। और जब प्राइस सेट करते हैं इसको बोलते हैं क्या, बर्ट्रेंड मॉडल। ठीक है। दे फेस अ टोटल मार्केट डिमांड क्यू, मार्केट डिमांड क्यू है। इफ पी आई इज मोर देन पी जे, डिमांड फॉर फर्म आई इज जीरो। सिंपल सी बात है, अगर दोनों सेम गुड्स बेच रहे हैं, दो दुकानदार एक ही सामान बेचते हैं, जो महंगा बेचेगा उससे कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो अगर पी आई, फर्म आई का प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, जीरो। इफ पी जे इज लेस, इफ पी आई इज लेस देन पी जे, अगर पी आई कम है तो सारी की सारी मार्केट फर्म आई से खरीदेगी तो डिमांड होगी क्यू। इफ पी आई इज इक्वल टू पी जे देन दे शेयर द मार्केट इक्वली, और दोनों का प्राइस बराबर है तो दोनों को आधा आधा डिमांड का शेयर मिलेगा। इन इक्विलिब्रियम द प्राइसेस ऑफ फर्म्स आई एंड जे, ये है बर्ट्रेंड पैराडॉक्स। याद है आपको बर्ट्रेंड पैराडॉक्स, याद है बर्ट्रेंड पैराडॉक्स में क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था मेरे साथ कि यहाँ पे बर्ट्रेंड मार्केट में दो ही फर्म्स हैं, फिर भी उनका जो प्राइस है वो आता है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल। पी आई इज इक्वल टू पी जे इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वैसे ये कंपटीशन में होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं वहां पे फर्म्स का प्राइस एमसी के इक्वल आता है, मगर यहाँ पर दो फर्म्स होने पर भी बर्ट्रेंड मॉडल में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आता है। वो डिटेल आपको डिस्कशन मैंने बर्ट्रेंड मॉडल के लेक्चर में कर रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये आपको आंसर दे रहा है, पी आई इज इक्वल टू पी जे इज इक्वल टू एमसी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है अभी तक का। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जिसमें कुछ सोचना पड़े, तो पढ़ो और आंसर दो वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 4 देखिए जरा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आईडी है। इफ y इज इक्वल टू एफ एल के इज ए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी डिग्री 1 है इसकी। अभी ऊपर आया था ना क्वेश्चन डिग्री वाला, जहाँ पे लैम्डा की पावर a प्लस बी जो थी 1 से बड़ी थी, तो वो क्या था, वो दे रहा था इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल। 1 होने पर उसको बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, और देता है आपको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, देन मल्टीप्लाइंग ऑल इनपुट्स बाय फैक्टर 2 रिजल्ट्स इन आउटपुट इंक्रीज बाय फैक्टर 2। अभी तो बताया था कि अगर डिग्री 1 है फंक्शन की, तो हमने अगर इनपुट्स को डबल किया तो आउटपुट भी जस्ट डबल होगा। सभी इनपुट्स को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इनपुट्स को डबल कर दिया, आउटपुट भी जस्ट डबल होगा। अगर ये लीनियर की बजाय यहाँ पर होता, आपके पास डिग्री मोर देन 1 होता, तो इनपुट डबल होने पे आउटपुट मोर देन डबल होता, और अगर डिग्री लेस देन 1 होती तो इनपुट्स डबल होने पर आउटपुट लेस देन डबल होता वुड हैव बीन। बट सिंस नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन it is a linear homogeneous function, which means that the degree of the production function is 1. So when we multiply all the inputs by 2, the output will also get multiplied by 2. When we multiply all the inputs by 3, the output will also get multiplied by 3 in that sense. So here, since inputs are multiplied by 2, output is also multiplied by 2. Option number 1. First option is the right answer. Okay. अभी तक तो भैया कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो थोड़ा सा भी चैलेंजिंग हो। क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन 5 का आईडिया लिखिए क्वेश्चन नीचे। अच्छा गेम थ्योरी आ गई, लीजिए मजेदार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओहो, प्रिजनर्स डायलेमा देख के नजर आ रहा है मेरे को, याद है आपको प्रिजनर्स डायलेमा? प्रिजनर्स डायलेमा याद है? अगर वो कॉपरेट करते दोनों चोर तो ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो कॉपरेट नहीं कर पाते, इसलिए उनको दोनों को नुकसान होता है। वो यहां हो रहा है। दो फर्म्स हैं, अगर दोनों कॉपरेट करें तो दोनों को 5-5 का प्रॉफिट हो सकता है, और अगर दोनों कॉम्पीट करें तो दोनों को प्रॉफिट सिर्फ 2-2 का होगा, लेकिन वो कॉपरेट करेंगे नहीं, वो कॉम्पीट ही करेंगे। पढ़ लेते क्वेश्चन एक बार, मैं अगर क्वेश्चन यहीं से समझ गया प्रेजेंस डायलेमा का। In the table above, firm 1 and firm 2 can cooperate to share market profits or compete with each other. The required figures in the cells represent crores of profit in INR. They can either cooperate with each other where they share INR 10 crores equally, यानी अगर cooperate करेंगे दोनों को 5-5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। Alternatively, they can compete, which lowers the market output to INR 4, which they share equally. अगर compete करते हैं तो दोनों को 4 करोड़ का प्रॉफिट होगा, दोनों में आधा बढ़ जाएगा 2-2 करोड़। और अगर एक कॉपरेट करता है, कॉम्पीट करता है, तो जो कॉम्पीट करता है वो फायदे में चला जाएगा। सॉरी,
इफ वन ऑफ द फर्म्स कम्पीट्स अदर कॉर्पोरेट्स, तो जो कम्पीट करेगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा सारा। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? देखिए बहुत आसान होता है गेम थ्योरी का इक्विलिब्रियम निकालना, मैंने बताया था आपको। पहले फर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। फर्म 1 सोचती है अगर फर्म 2 कॉर्पोरेट करती है, अगर फर्म 2 कॉर्पोरेट करती है तो मुझे कॉर्पोरेट करने पे 5 का प्रॉफिट होगा, कॉम्पीट करने पे 10 का प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा फायदा का है 10। तो वो क्या करेगा, वो तो कॉम्पीट करेगा। इसमें नीचे लगा लेते हैं अंडरलाइन, ठीक है, 10 के नीचे लगा लिया अंडरलाइन। फिर फर्म 1 सोचती है अगर फर्म 2 कम्पीट करने पे आ जाती है तो मैं कॉर्पोरेट करूंगा तो 0 का प्रॉफिट होगा, और कम्पीट करूंगा तो 2 का प्रॉफिट होगा। तो बेटर क्या है यहाँ पे भी 2 का प्रॉफिट बेटर है, तो यहाँ भी 2 पे अंडरलाइन। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हमेशा क्या है, इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी कम्पीट। तो कम्पीट को बोलते हैं क्या, कम्पीट इज कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। इसको बोलते हैं क्या हम, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। फर्म 1 तो हमेशा कम्पीट करने वाली है, वो कह रहा है भैया तुम जो मर्जी करो, मेरे लिए तो बेस्ट क्या, मैंने मन में सोच लिया, बता नहीं रहा, मन में सोच लिया मैं तो कम्पीट करूंगा। फर्म 2 भी कौन सा मूर्ख है, वो भी यही सोचेगी। अब फर्म 2 क्या देखती है, देखिए डेटा को स्टडी करना है उसको। अगर फर्म 1 कॉपरेट करती है तो 5 और 10 में से 10 बेटर है, और फर्म 1 अगर कॉम्पीट करती है 0 2 में से 2 बेटर है। तो कॉम्पीट इस फर्म की भी क्या है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, फर्म 2 की भी। तो दोनों फर्म्स हर हालत में कम्पीट करेंगी और ये 2 का प्रॉफिट मिलेगा। तो कम्पीट एंड कम्पीट, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, कम्पीट एंड कम्पीट इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। और ये एग्जांपल है किसका, प्रिजनर्स डायलेमा का। दोनों अगर हाथ मिला लेते दोनों का फायदा होता, नहीं मिला दोनों को नुकसान हुआ। कम्पीट एंड कम्पीट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आप कोडिंग खुद मिला लीजिएगा एक बार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका क्वेश्चन सीरीज है, सीरीज नंबर है, आईडी क्वेश्चन की जो होती है। ओ 5 तो मैं कर चुका सॉरी, हिंदी मीडियम में। अब अगला क्वेश्चन 6 की ये आईडी है। क्या कह रहा है 6 में, कीपिंग कंज्यूमर्स इनकम कांस्टेंट इफ बंडल X इज चूजन व्हेन बंडल Y इज अवेलेबल। जब आप X चूज कर रहे हैं और Y अवेलेबल है तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं X इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर Y। तो जब आपने X लिया और Y ले सकते थे, आपके सामने 2 फ्रूट्स रखे गए ट्रे में, एप्पल एंड ऑरेंज। लो जी एक फ्रूट ले लीजिए, आपने एप्पल उठा लिया। सिंपल सी बात है, इससे पता चल जाता है कि आपको एप्पल ऑरेंज के मुकाबले ज्यादा पसंद है, ठीक है। देन व्हेन बंडल Y इज चूजन X मस्ट नॉट बी फीजिबल। तो जब आप Y ले रहे हैं तो वहां पे X अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, वार्प। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, वार्प, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल, ये तो कंसेप्ट ही लिख के दे दिया उसने। वार्प साहब के ऊपर डिटेल लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो उन लेक्चर को दोबारा देखें या डाउट क्लास में आके डिस्कस करें हमारे साथ, ठीक है। ओके, इन रोनाल्ड्स कोज नोबल विनिंग कोज थ्योरम, इफ 2 बार्गेनिंग पार्टीज हैव 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द गुड, देन देयर आर नो इनकम इफेक्ट्स दे विल नेवर रीच एन एफिशिएंट बार्गेन। नहीं जी, वो हमेशा पहुंच जाएंगे, दे विल ऑलवेज रीच एन एफिशिएंट बार्गेन, ये सही है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका, आप समझ जाएंगे। मैंने लेक्चर में भी ये एग्जाम्पल दिया है, आपको दोबारा दे देता हूँ। देखिए आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, 1 2 3 4 फ्लोर है, और चारों फ्लोर में 4 लोगों के पास एक एक कार है, यानी इस बिल्डिंग में 4 कारें हैं। उस बिल्डिंग के सामने पार्क है और वहां पे सिर्फ एक कार के खड़ी करने की जगह है। जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है वो भी सोचेगा मैं यहाँ खड़ी करूं, फर्स्ट वाला सोचेगा मैं यहाँ खड़ी करूं, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सब सोचेंगे मैं यहाँ खड़ी करूं। कार 4 और जगह 1। अब क्या होगा, रोज झगड़ा होगा, रोज लड़ाई होगी, रोज पुलिस आएगी। सरकार क्या करती है, सरकार कहती है देखिए ये जो जगह है ना पार्क के सामने जहां कार खड़ी की जा सकती है, इसका हम ऑक्शन कर देते हैं, बेच देते हैं जगह। आप चारों में से कौन लेना चाहता है? मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर वाले ने जगह ले ली, खरीद ली एक बार के लिए।
अब भी जरूरी नहीं है कि कार वही खड़ी करेगा वहां पे, उसने जगह खरीद ली। अब प्रॉपर्टी राइट डिफाइन है। अब ये प्रॉपर्टी पता है किसकी है, आपको पता है प्रॉपर्टी किसकी है, ग्राउंड फ्लोर वाले की है, उसने खरीद ली है। फर्स्ट फ्लोर वाला ग्राउंड फ्लोर वाले को बोलता है भाई साहब ये 25,000 रुपये महीने का मैं आपको रेंट देता हूं, यहां कार मुझे खड़ी करने दीजिए। ग्राउंड फ्लोर वाला सोचता है भाई ये तो फायदे की डील है, मैं कार कहीं और जाके खड़ी कर लूंगा, 25,000 महीने की कमाई हो रही है। वो मान जाता है और झगड़ा खत्म हो जाता है। सेकंड थर्ड वालों को पता है जगह ही हमारी नहीं, हम कैसे खड़ी करेंगे, वो कहीं और जाते हैं खड़ी करने। तो कोस थ्योरम का कहना यह है कि जब कभी भी शॉर्टेज है, पब्लिक गुड की बात हो रही है, स्केर्सिटी है, जगह या जो भी गुड है वो उसकी अवेलेबिलिटी कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो आप क्या कीजिए, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स कीजिए, प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइन कीजिए। ठीक है, ऐसा होने पर लोग आपस में नेगोशिएट कर लेंगे और एक एफिशिएंट सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। अब फर्स्ट वाला 25,000 क्यों दे रहा है, उसकी महंगी कार है, मान लो उसकी 1 करोड़ रुपए की कार है, उसको डर लगता है कहीं खड़ी करूंगा निशान पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उससे अच्छा 25,000 इसको दे दो। ग्राउंड वाला सोच रहा है मेरी तो 20 लाख की 15 लाख की कार है, मैं बाहर खड़ी कर देता हूँ कहीं जाकर, ठीक है, मेरे को 25,000 कमाई हो रही, दोनों खुश हैं, दोनों हैप्पी हो गए। ठीक है, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो इसमें हमेशा एफिशिएंट बार्गेन सॉल्यूशन आ जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, बस प्रॉपर्टी राइट डिफाइन करना होता है, दे विल नेवर रीच, नहीं हमेशा पहुंच जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, ये आईडी है क्वेश्चन की। कुछ पेपर ऐसा है कि क्वेश्चन आईडी ऊपर लिखे, क्वेश्चन नीचे। कह रहे फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय C इज इक्वल टू QQ प्लस 2Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। द मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट इज Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। 12th क्लास के बच्चे को अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं तो वो बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर डालेगा, इतना आसान है क्वेश्चन। पहले पूछ रहा है एमसी। एमसी क्या होता है सर? इट इज डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। तो क्यू क्यूब का 3Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर का 4Q, Q का 1 एट Q इज इक्वल टू 10। MC क्या हो जाएगा? 100 इंटू 3, 300 प्लस 40 प्लस 1, 341। मार्जिनल कॉस्ट है 341। सिर्फ एक जगह मार्जिनल कॉस्ट 341 है, थर्ड में। AC निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आंसर मिल गया। अगर दो जगह 341 दे देता तो मुझे AC भी निकालना पड़ता, जरूरत ही नहीं है, अभी तो यही यहां से मिल गया। फिर भी निकाल देते हैं जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। AC होता है C बाई Q, Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1 प्लस 1 बाई Q एट Q इज इक्वल 10। AC क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 0.1, तो 121.1। ठीक है, वैसे मुझे निकालने की जरूरत यहाँ क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे को पता चल गया, MC से मालूम हो गया 341 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगर दो जगह 341 होता फिर भी मैं निकाल लेता, यहां नहीं निकालना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट ये 9th की क्वेश्चन आईडी है और अब क्वेश्चन पे देखते हैं। एन एलोकेशन फॉर agents in economy X is said to be Pareto superior to another allocation if moving from Y to X। देखो Y सुपीरियर कब होगी? जब Y से X पे जाएंगे तो किसी एक का जरूर भला होगा कम से कम, दूसरे का नुकसान हुए बिना। विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ वी कैन मेक समवन बेटर ऑफ। किसी एक का फायदा कर सकते हैं या सबका फायदा कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। इंक्रीजेज सम पीपल्स वेलफेयर बाय रिड्यूसिंग अदर्स। नहीं जी, किसी और का कम नहीं होता, किसी का बढ़ेगा मगर बाकियों कम नहीं होगा। इंक्रीजेज ऑल एजेंट्स वेलफेयर, सबका बढ़ सकता है, ये सही बात है, जरूरी नहीं है सबका बढ़े, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये तय है कि किसी ना किसी एक का जरूर बढ़ेगा और अगर किसी का बढ़ेगा तो बाकियों का कम नहीं होगा, उनको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इंक्रीजेज नो एजेंट्स वेलफेयर, ये भी गलत है। क्रिएट्स फिस्कल डेफिसिट, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगर यहां लिखा होता इंक्रीजेज ऑल एजेंट्स वेलफेयर और ये भी लिखा होता इंक्रीजेज welfare of at least one agent while keeping others unchanged, ठीक है जी, और better off, तो वो ज्यादा बेटर आंसर होता, वो ज्यादा बेटर आंसर होता इंक्रीज ऑल से, क्योंकि सबका बड़े जरूरी नहीं है, हाँ कम नहीं हो सकता मगर। ओके,
10th क्वेश्चन की आइडिया आगे जी। ये इतना आसान पेपर कैसे हो सकता है? Suppose an individual has a utility function u is equal to 2x plus 3y. We can say this function displays, देख के बता रहा हूँ, constant marginal rate of substitution. देख के, क्योंकि आपको पढ़ा के इसको तो सब चीज़ें बता रखी हैं, फिर भी निकाल देते। देखिए MRS क्या होता है? MRS होता है MUX अपॉन MUY। MUX होगा del u by del x, वो होगा 2। MUY del u by del y वो होगा 3। 2/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट MRS। मुफ्त के नंबर बिट रहे, ले लो भाई। 11th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की आईडी है। फॉर इंफीरियर गुड्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस डिक्रीज एंड इनकम इफेक्ट ऑफ ए सेम प्राइस डिक्रीज। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, बात सही है। देखिए क्या होता है, मैं समझाता हूँ ज़रा आपको। जब हम इंफीरियर गुड की बात कर रहे हैं या किसी भी गुड की बात कर रहे हैं, अगर प्राइस कम होता है, इंफीरियर है या नॉर्मल है, कुछ भी हो, अगर प्राइस कम होगा तो वो गुड रिलेटिवली चीपर होगा, और जब गुड रिलेटिवली चीपर होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो किसी गुड के प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी, चाहे वो गुड नॉर्मल गुड हो, चाहे वो गिफन गुड हो, चाहे वो इंफीरियर गुड हो। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट रखते हुए, परचेजिंग पावर कांस्टेंट रखते हुए। और प्राइस इफेक्ट का दूसरा पार्ट होता है, वो है इनकम इफेक्ट। अब जब प्राइस फॉल करता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से अब क्या होगा, अगर नॉर्मल गुड है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन अगर इंफीरियर है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो एसई के कारण डिमांड बढ़ी थी, वो हमेशा बढ़ेगी, चाहे नॉर्मल हो चाहे इंफीरियर हो। लेकिन इंफीरियर गुड में खास बात क्या है, इनकम इफेक्ट के कारण डिमांड कम हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। वर्क इन सेम डायरेक्शन गलत है, वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डिक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन। ये देखो, ये बात पार्शियली ट्रू है, ये गिवन गुड के लिए ट्रू होती है। अगर इंफीरियरिटी इतनी ज्यादा है कि जब इनकम इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाता है, क्वेश्चन ने ये कहा नहीं कि इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, ये क्वेश्चन ने नहीं कहा है, तो हम फर्स्ट आंसर पे रुकेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है तो गिवन गुड बन जाता है, और उस केस में जो प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाती है। क्वेश्चन ने नहीं कहा है कि गिवन गुड है, क्वेश्चन ने नहीं कहा है कि इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, एसई के कारण प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी, और आईई के कारण प्राइस कम होने से यानी इनकम बढ़ने से डिमांड कम होगी। अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें आप अगर कंसेप्ट जानते हैं, मैंने तो समझाने के लिए इतना कुछ बोला, आप जानते हैं तो आपको पता ही है, पढ़ते ही आंसर पे मार्क कर देंगे आपको। 12th क्वेश्चन की आईडी है जी, लो शटडाउन प्राइस होता है P इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जहां पे प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है वो शटडाउन प्राइस होता है जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। द शटडाउन पॉइंट फॉर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन इज व्हेन मार्केट प्राइस इक्वल टू एवीसी। मतलब क्या ही कहा जाए इस बारे में। तो अभी 13 क्वेश्चन की आईडी है, देखिए सर्विसेज सच एज प्रोविजन ऑफ क्लीन एयर, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक गुड्स हैं भाई। देखो पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। अगर हवा साफ है और मैं उसमें सांस ले रहा हूं तो आपके लिए कम तो हो नहीं जाएगी, या आप सांस ले रहे तो मेरे लिए या किसी और के लिए कम तो हो नहीं जाएगी, तो नॉन राइवल है। और मैं किसी को हवा में सांस लेने से रोक नहीं सकता, या आप भी नहीं रोक सकते, या कोई भी नहीं रोक सकता, तो नॉन एक्सक्लूडेबल है, तो पब्लिक गुड है। नेशनल सिक्योरिटी तो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है पब्लिक गुड का, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो अभी क्वेश्चन इतने आसान हैं इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये 14 क्वेश्चन है। डेट्स विच हैव टू बी पेड एट सम स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर आर नोन एज रिडीमेबल डेट। जिनका डेट्स, इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डेट्स। जिस डेट की रिपेमेंट होनी है उसको बोलते हैं क्या, रिडम्पशन। तो जब जिसकी रिडम्पशन हो सकती है वो रिडीमेबल है। कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, पैसा वापस कभी नहीं मिलता, उनको बोलते हैं इररिडीमेबल डेट्स। लेकिन जहां पे रिपेमेंट होनी है फ्यूचर डेट में तो वो रिडीमेबल डेट्स हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अमोर्टाइजेशन प्रोसेस ऑफ रिपेमेंट को बोलते हैं। खैर उसने तो खाली ये पूछा था कि वो डेट्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिडीमेबल डेट्स। ओके जी, फिर से वही बात है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। ये 15 क्वेश्चन की आईडी है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
द मार्कअप एज ए फ्रैक्शन ऑफ प्राइस for the profit maximizing quantity Q star for a monopolist can be expressed in the following form. Here E star represents the price elasticity. ये इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल मैंने पढ़ा है आपको, पढ़ा है आपको इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल, यहाँ पे पढ़ा है जो मार्कअप है उसका इलास्टिसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, नाम ही है इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल, नाम पढ़ा है आपने इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल। तो मार्कअप का यहाँ पे इलास्टिसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो मार्कअप कम होगा, इलास्टिसिटी कम होगी तो मार्कअप ज़्यादा होगा। द मार्कअप इज हायर फॉर गुड विद हाई प्राइस इलास्टिसिटी, नहीं जी, इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। द मार्कअप इज लो फॉर ए गुड विद हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सही बात है, जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ मार्कअप कम होगा। द मार्कअप इज कॉन्स्टेंट, ये गलत है। द मार्कअप इज लोअर फॉर विद लो, ये भी गलत है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, लर्नर्स इंडेक्स भी इसको कहते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ आपको, लर्नर्स इंडेक्स, इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल। इतने बेसिक क्वेश्चन हैं जिसकी कल्पना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की आईडी है। इफ ए कंज्यूमर डेफिनेटली प्रेफर्स अ पेमेंट ऑफ INR 50 फॉर श्योर टू ए लॉटरी विच प्रोमिसेस रिवॉर्ड्स ऑफ INR 100 और INR 0, तो ये जो है ना 50, ये क्या है, रिस्कलेस बंडल है, रिस्कलेस बंडल, कुछ भी हो जाए उसको 50 मिलेगा ही, और या तो 100 मिलेगा या 0 मिलेगा, ये रिस्की बंडल, रिस्की बंडल 100 या 0। और इनका अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, हाफ प्रोबेबिलिटी है दोनों इवेंट होने की, तो 50 रहेगा इसका एक्सपेक्टेड पेमेंट, इसका क्या रहेगा, हाफ इंटू 100 प्लस हाफ इंटू 0, ये भी 50 आएगा। ऐसे दो बंडल जिनका एवरेज पे आउट सेम है, और ऐसे में अगर कंज्यूमर रिस्कलेस को पसंद करता है तो वो रिस्क अवर्स है, और अगर इंडिफरेंट है दोनों में तो वो रिस्क न्यूट्रल है, और अगर रिस्की को पसंद करता है तो रिस्क लवर है। ये रिस्क प्रेफरेंसेस के चैप्टर के अंदर फर्स्ट क्लास में ही मैंने पढ़ाया। अब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहां सेकंड क्लास में जाने की जरूरत पड़ी हो, सारे क्वेश्चन वही आए जो इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस हो गए थे। तो पहली क्लास में ही पढ़ाया आपको कि रिस्क प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। अगर आप एवरेज पे आउट सेम होने पर रिस्कलेस बंडल को पसंद करते हैं तो आप रिस्क एवर्स हैं, रिस्क को पसंद नहीं करते। और अगर आप एवरेज पे आउट सेम होने पर रिस्कलेस और रिस्की बंडल में इनडिफरेंट हैं तो आप रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क की परवाह ही नहीं करते। और अगर आप एवरेज पे आउट सेम होने पर रिस्की बंडल को पसंद करते हैं तो आप रिस्क लवर हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो रिस्कलेस को पसंद कर रहे हैं तो रिस्क एवर्स है, ऑप्शन नंबर 2। ओके जी, ये मैं सब बात बोल रहा हूँ ताकि लगे कुछ बोला मैंने, वरना इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, मतलब बिना बोले ही क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार्क कर दूंगा तो बच्चे कहेंगे सर आपने कुछ बताया नहीं, कोई कुछ बताने को है ही नहीं। तो फिर भी कुछ बता रहा हूँ कि चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, वही कहानी चल रही है। अभी 17 क्वेश्चन की आईडी है। मिस्टर टोकाई इज वेरी पर्टिकुलर इन हाउ he makes his coffee. He is completely inflexible in that he can only take 1 teaspoon with 1 teaspoon of coffee with 2 teaspoons of sugar. मतलब perfect complements हैं दोनों goods, coffee और sugar जो perfect complements हैं। Any more coffee or sugar given to him is discarded in his quest for the perfect coffee. अगर इससे ज़्यादा उसको कॉफ़ी दोगे, शुगर दोगे तो वो फेंक देगा, यानी 1 कप कॉफ़ी एंड 2 टीस्पून शुगर, या फिर 2 कॉफ़ी 4 शुगर, या फिर 3 कॉफ़ी 6 शुगर, इनमें तो वो इस कॉम्बिनेशन में चलेगा। इसके अलावा कुछ और अगर इससे ज़्यादा शुगर मिलेगी या कॉफ़ी मिलेगी तो फेंक देगा उसको, किसी काम की नहीं। सपोज यू गिव हिम 9 teaspoons of sugar and 2 teaspoons of sugar, 9 teaspoons of coffee and 2 teaspoons of sugar. How many cups of coffee can he create from this? 2 शुगर के साथ उसको सिर्फ 1 कॉफ़ी चाहिए, तो 1 ही कॉफ़ी वो बना पाएगा। बताओ, एक क्वेश्चन पूछा उसमें भी इसने यूटिलिटी फंक्शन की बात ही नहीं करी। अगर कम से कम इतना ही होता, यूटिलिटी फंक्शन पूछ लेता है, तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि अगर आपने उसको 2 चम्मच चीनी दी है तो 2 चम्मच चीनी के साथ तो वो 1 कप कॉफ़ी बना पाएगा, बाकी जो कॉफ़ी है उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, फेंक देगा, सिंपल। तो आपने 9 टीस्पून्स ऑफ कॉफ़ी दी है, उनको फेंक देगा वो, 8 को, 1 को यूज़ कर लेगा सिर्फ।
ओके जी, अब मैं नहीं कहूँगा क्वेश्चन पेपर कैसा है, फ़ायदा कुछ नहीं है कहने का। 18 क्वेश्चन की आईडी है ये। In 2x2 general equilibrium model of exchange with goods x and y and two consume 1 and 2 both whom have a weekly positive endowment of x and y in the exchange equilibrium, we know that MRS of x is equal to MRS of 1 is equal to MRS of 2। अब ये क्या कहूँ मैं, एफिशिएंसी कंडीशन पढ़ी है आपने, MRS of agent A is equal to MRS of agent B। यहाँ पे एफिशिएंसी आती है जहाँ पे दोनों की आईसीज क्या होती है, म्यूचुअली टेंजेंशियल होती है। आईसीज और म्यूचुअली टेंजेंशियल, उनका जीरो होना जरूरी नहीं, एमआरएस जीरो होना जरूरी नहीं, बस इक्वल होना जरूरी है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपने पढ़ा है एजोस बॉक्स के अंदर जहाँ पे दोनों की आईसीज म्यूचुअली टेंजेंशियल होती हैं, जैसे आपने पढ़ा है एजोस बॉक्स जहाँ पे आईसीज टेंजेंशियल है, वो पॉइंट क्या है आपका, वहीं पे वही एफिशिएंट है, वहीं आएगा इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक टेंजेंशियल बजट लाइन भी होगी, वैसे ये बात पूरी नहीं है, पूरी बात होगी MRS ऑफ x इज इक्वल टू MRS ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। इतनी कंडीशन जो MRS इक्वल है वाली वो तो सिर्फ एफिशिएंसी की होती है, हम अगर सिर्फ यही दिया है तो इसी को मार्क करना पड़ेगा। ओके जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 की आईडी ये रही। 19 में क्या कह रहा है, कह रहा है यूटिलिटी फंक्शन हैज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर हैज यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी ये यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन जो है वो लीनियर है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का केस है। ये एज ए बजट कंस्ट्रेंट गिवन बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इन इक्विलिब्रियम ही परचेज। ये यहाँ कुछ करने के लिए आया है। देखिए वैसे तो ये भी वर्बली नजर आ रहा है, फिर भी कुछ करने के लिए। यहाँ पे पहले निकालते हैं MRS क्या होगा, MUX अपॉन MUY। MUX क्या है सर, डेल यू बाई डेल एक्स, वो होगा 2। MUY क्या, डेल यू बाई डेल वाई, वो होगा 1। MRS है 2। प्राइस रेशियो क्या है सर, x का प्राइस है 1, x का कोफिशिएंट 1 है, और y का प्राइस है 2, y का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2। क्लियरली आप देख पा रहे हैं MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि MUX अपॉन MUY इज बिगर देन PX बाई PY। इसका मतलब ये होता है कि MUX अपॉन PX इज बिगर देन MUY अपॉन PY। यानी 1 रुपया खर्च करके ये जो MUX बाई PX है, ये जो MUX बाई PX है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड X। और ये MUY बाई PY क्या है, दिस इज पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड Y। 1 रुपया खर्च करके X से आपको एडिशनल गेन कितना होगा, वो Y के गेन से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आप X खरीदना चाहेंगे, आप यहाँ पे क्या खरीदेंगे, X, सिर्फ X खरीदेंगे। जब X खरीदेंगे तो Y होगा 0, तो ये आपका बजट कंस्ट्रेंट X प्लस 2y इज 10, तो y 0 होगा, x क्या आ जाएगा 10। तो आप यहाँ पे y खरीदना नहीं चाहते क्योंकि x में आपको ज्यादा गेन मिल रहा है, तो आप x खरीदेंगे, y नहीं खरीदेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब मैंने क्यों पढ़ के नजर आ रहा है, क्योंकि नजर ही आ रहा है कि इसका MRS 2 है, प्राइस रेशियो 1/2 है। MRS प्राइस रेशियो बड़ा है तो आप गुड x ही खरीदेंगे हमेशा। ये बात आपको तो कितनी दफा ही न्यूमेरिकल्स में हमने डिस्कस करी है, तो ये तो पढ़ता ही पता है, फिर भी मैंने प्रोसेस करके दिखाया आपको, ठीक है। ओके जी, अब ये 19th हो गया। अब 20th क्वेश्चन, ये करके रुकता हूं मैं, फिर बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा रुकता हूं। स्टैगफ्लेशन, अरे भाई, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब राइजिंग प्राइसेस, स्टैग्नेशन मतलब कांस्टेंट और फॉलिंग आउटपुट। राइजिंग प्राइसेस राइजिंग आउटपुट नहीं जी, राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग और कांस्टेंट आउटपुट, बिल्कुल सही है जी ऑप्शन 2। फॉलिंग और स्टैग्नेंट प्राइसेस नहीं जी, प्राइसेस फॉल नहीं करते, इन्फ्लेशन है। फॉलिंग और स्टैग्नेंट प्राइस नहीं जी, प्राइस फॉल नहीं करते, इन्फ्लेशन है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, बहुत इजी है, और एडजेक्टिव में कोई और लगाना नहीं चाहता, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है, देखिए ये अपने अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है। जिस लेवल पे हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत 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 बिलो एवरेज पेपर है। सब बच्चे की अपनी अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन होता है। फिर भी अगर आपको किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और
पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, और जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो तो डाउट सेशन में आते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, गुड बाय। बाकी करेंगे आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे फिर। ठीक है जी, गुड बाय, टेक केयर।